हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। ये सब बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑफ आवर प्रिंसिपल से। ऑफ वाव प्रिंसिपल, और ये जो ऑफ वाव है ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये नेम है एक वर्ड है, जर्मन वर्ड ऑफ वाव, जिसका मीनिंग होता है फॉर्मिंग या बिल्डिंग अप करना। फॉर्मिंग माने निर्माण करना, जिसका मीनिंग होता है निर्माण करना। और किसका निर्माण करना? किसी सबकोश में, किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना, किस तरीके से हम उनका फॉर्मेशन करें उन सब सेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या इसको हम बोल सकते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भरना। किस तरीके से हम किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं उसको समझाने के लिए आया था हमारा ऑफ वाव प्रिंसिपल। यह क्या बताता है? किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का भरना बताता है कि वो सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होंगे। मैंने क्या कहा? यह सब सेल या उपकोष है ना, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताता है। किसका? सब सेल के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम बताता है कि किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको एक्सप्लेन करता है ऑफ वाव प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा था अपने कॉन्सेप्ट में कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और जब निम्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जब हम ऑफ वाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो इसमें आता है, इसके अंदर दो प्रिंसिपल और पढ़ते हैं, तीन सॉरी। एक है पाउली का अपवर्जन नियम, अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, अधिकतम बहुलकता, हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बहुलकता का नियम। और एक थर्ड आएगा जिसको हम कहते हैं N+L रूल, या इसको कहते हैं बोर-वेरी रूल, बोर-वेरी रूल, बोर-वेरी का नियम। ठीक है, जब इन तीनों को हम पढ़ लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन सी सब सेल के ऑर्बिटल में जाएगा और पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड N+L रूल से। ठीक है ना, तो वन बाय वन इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला कौन सा है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का नियम। ये जो नियम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है इसको हम समझते हैं। जो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसमें क्या कहा था इन्होंने कि किसी एक ही परमाणु के लिए, जो एक ही एटम होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकता है। क्या कहा इन्होंने? किसी एक ही परमाणु या एटम, जिसकी हम बात करते हैं, किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं, समान नहीं हो सकते हैं।
इन्होंने क्या कहा, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम संख्याओं के लिए एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। इन्होंने कहा कि कोई भी 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, लेकिन जो चौथी क्वांटम नंबर आई उनमें से डिफरेंट होगी, मतलब कोई कोई क्वांटम नंबर ऐसी होगी जिसकी वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। वो कैसे समझे, हम एक एग्जांपल के तौर पे उसको समझते हैं। जैसे हम एक होता है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसके लिए यदि क्वांटम नंबर निकालें 2 इलेक्ट्रॉनों की, एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसकी बात करूं मैं और इसकी बात करूं 1s2 और 3s2 की, तो 1s1 जो एक इलेक्ट्रॉन है और 3s1, जब इनकी बात करें, इनके लिए यदि क्वांटम नंबर मेजर करते हैं तो कैसे निकालेंगे, क्वांटम नंबर निकालेंगे तो n की वैल्यू उसके लिए क्या है, n इजकल टू 1, ये तो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। और जब n इजकल टू 1 होता उस टाइम l इजकल टू 0 होता है, s सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, और जब l इजकल टू 0 तो सेम टाइम m इजकल टू 0 होगा, है ना। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +12, होती है ना। इसकी बात करें तो n इजिकल टू क्या होगा 3, और जब n इजिकल टू 3 होता है, लेकिन सब सेल कौन सा है, s सब सेल के लिए l की वैल्यू होती है 0, और जब l 0 हो तो m भी उस टाइम 0 होगा। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +12। तो देखो यहाँ एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर तीनों की वैल्यू सेम है, लेकिन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए डिफरेंट है ना। तो यही कहा था किसने, पाउली ने, कि किसी भी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, जो हमने इस एग्जांपल पे समझा। एक स्टेटमेंट तो इनका ही था। एक दूसरा स्टेटमेंट था पाउली का, उसमें इन्होंने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था इन्होंने, कि एक कक्षक में, किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जिनकी स्पिन, जिनका जो चक्रण होगा, जिनकी स्पिन एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, हैं, एक दूसरे के विपरीत होगी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब कोई भी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की हम बात करें, एस ऑर्बिटल हो चाहे पी के कोई एक ऑर्बिटल हो, पी सब सेल के, जैसे आपके एस ऑर्बिटल है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, इस तरीके से उनकी स्पिन होनी चाहिए। ये नहीं होगा इस तरीके से, यदि होगा, ऐसा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगी, एक की वैल्यू +8, दूसरे की +8, तो स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी होगी, और जब उसकी कुछ एनर्जी होगी तो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आने की कोशिश करेगा वो इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से जो एटम होगा या मॉलिक्यूल होंगे वो अनस्टेबल हो जाएंगे उसमें। लेकिन इसमें क्या है, +12 और -12 होगा, +12 -12 क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से इसकी जो एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट में 0 आ जाएगी, और इस तरीके से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा उसमें। तो सेकंड पॉइंट क्या कहा था पाउली ने, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, जिनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो ये तो था पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और दूसरा इसमें ध्यान क्या रखना है, इसकी जो लिमिटेशन समझे हम, या इसकी जो की पॉइंट है, इसमें ध्यान क्या रखना, यह नियम हमेशा किस पर लागू होगा, एक एटम के लिए, है ना,
एक ही परमाणु की बात करता है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, यह नियम हमेशा एक ही परमाणु की बात करता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इनमें से कौन सा बिंदु पाउली के नियम के अनुसार सही है। तो हमेशा क्या होगा, एक ही एटम की बात होती है। हमने भी एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया तो उसी एटम की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, हम कंपेयर नहीं क्यों कर रहे थे, है ना। दूसरा, लागू किस पर नहीं होता, हाइड्रोजन एटम पे ही लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन, यह लिख सकते हैं इसमें, यह हाइड्रोजन परमाणु पर लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, मतलब जो इसका s ऑर्बिटल होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक ही होगा तो हम उस पर स्पिन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होती है, प्लस हाफ इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकलेगी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एटम पे लागू नहीं होता है और हमेशा एक ही एटम की ये बात करता है, जो है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पॉइंट ध्यान रखने में, पाउली के नियम से रिलेटेड ये चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, तो अब दूसरा रूल कौन सा है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस का अधिकतम बहुलता का नियम। तो इन्होंने अपने नियम में क्या कहा था कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तभी होगी जब निम्न ऊर्जा वाले और उपकोष क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होंगे। इन्होंने क्या कहा था कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब उस उपकोष में उपस्थित सभी कक्षक क्या हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे। इन्होंने क्या बोला कि जब अपने सब ऑर्बिटल होंगे जो सब सेल के हाफ फिल्ड हो जाएंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। क्या कहा था इन्होंने, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या उनकी पेयरिंग तभी होती है जब क्या होंगे, सभी कक्षक हाफ फिल्ड हो जाएंगे। जब सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएंगे, अर्ध भरे कक्षक जब हो जाएंगे सभी, उसके बाद उनकी पेयरिंग करना शुरू करेंगे, जब सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे। तो ये ध्यान रखने का, जैसे ये आपका डी ऑर्बिटल की बात करें, डी के होते 5 ऑर्बिटल डी सब सेल के, इस तरीके से 3D की यदि मैं बात करूं, एक दूसरा ऑर्बिटल आएगा इसका डी सब सेल का। तो यदि इन्होंने क्या कहा, पहले पूरे ऑर्बिटल क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे और उसके बाद ही उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हाफ फिल्ड हो गया, तो ये इस तरीके से होना चाहिए। ये कभी भी इस तरीके से बात नहीं करता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को हम पहले ही पेयरिंग कर दें, ये इस तरीके से नहीं होगा, है ना। ये इन्होंने कहा था कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तभी होगी जब सभी कक्षक हाफ फिल्ड हो जाएंगे। और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद यदि 6 इलेक्ट्रॉन आता है किसी का, 1 2 3 4 5, माना 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले 5 तक हमने फिल कर रखा था, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब यहां से पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इनके यदि हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकालते हैं, इसकी यदि हम बात करें तो क्या होगा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2.5। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो कितनी होगी, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 और कितना निकलेगा प्लस। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, हाफ, और इसकी कितनी होगी 2.5 इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकलेगी। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या चीजें याद रखनी है कि ये जो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है,
ये कौन से परमाणु से लागू होता है, कौन सा फर्स्ट एटम है जिस पर हम इसको अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना उसमें कौन सा होगा, कार्बन होगा। ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन से परमाणु पर यह लागू होता है, जैसे दे रखा है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। कौन सा दे रखा, कार्बन। निम्न में से किस परमाणु पर यह नियम लागू होता है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2 2s1। इसका होता है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, है ना। और इसमें कितना होगा, 1s2 2s2 2p2। तो इनमें से कौन से एलिमेंट में ये लागू होगा, तो इसमें से बताना है हमें। तो इसमें लागू होता है कार्बन पे। कैसे पता चला हमें कार्बन पे लागू होता है, क्योंकि एक चीज तो हमें कंफर्म है कि जो एस ऑर्बिटल होता है ये हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है और एक ही ऑर्बिटल होता है एस सबसेल में। एस सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरे में जाने के चांस नहीं है ना। इस तरीके से पहले एक आएगा, दूसरा भी वहीं पे पेयरिंग करेगा, इसमें वही है। अब इसमें पी ऑर्बिटल तो आया बोरोन में, लेकिन उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए उसकी कॉमन सी बात इस तरीके से होगा। लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन पे जो 3 ऑर्बिटल होंगे कार्बन के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आगे हैं, है ना। अब ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो हुंड ने क्या कहा कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तभी होगी जब सभी ऑर्बिटल क्या होंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। कभी भी इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से ये वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न में से कौन से परमाणु हुंड के नियम का पालन करता है। तो इस तरीके से ध्यान क्या रखना, कार्बन का हमें याद रखना है। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड लॉ, इसको नोट डाउन कर लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट आएगा N+L रूल। कौन सा, N+L रूल। थर्ड कौन सा हमारा, N+L नियम। इसको कहते हैं बोहर-वेरी नियम। अभी बोहर-वेरी मतलब वो ये जो साइंटिस्ट होंगे, जो बोहर जो भी थे, इन्होंने N+L क्या है, N मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसमें प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर की ये बात करेगा N+L रूल। तो इन्होंने क्या कहा था कि किसी कक्षक में किसी भी ऑर्बिटल की ऊर्जा N+L क्वांटम नंबर से ज्ञात की जा सकती है। क्या किसी भी जो ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी को मेजर किसके थ्रू कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर की थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे इसमें डिटरमाइन करेंगे और लागू किस में होगा ये भी हमें ध्यान रखना। यह उपकोषों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, सब सेल पर लागू होता है, उपकोषों पर लागू होता है। कौन सा, N+L रूल। तो इन्होंने अपने इसमें क्या कहा था कि कोई भी ऑर्बिटल, किसी सब सेल का जो ऑर्बिटल होगा वह N+L वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएगा, है ना। इन्होंने क्या कहा था कि किसी उपकोष का ऑर्बिटल या कक्षक N+L मान के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएगा। कि मतलब जिसके लिए N+L का मान ज्यादा होगा उसी में क्या, उसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको भरा जाएगा। इस तरीके से। अब इन्होंने क्या कहा, 2 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। यदि किसी उपकोष के लिए N+L का मान जो होगा इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएगा, मतलब क्या होगा कि सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर जो जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसमें जाएगा, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसमें फिल करेंगे। ये बोलने का मतलब था इनका, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में ध्यान क्या रखना,
कि जिस उपकोष के लिए, जिस सब सेल के लिए उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन इसलिए उसी में जाएगा पहले, है ना, कम होगी, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में प्रवेश करेगा। उसमें प्रवेश करेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी, l का मान जिसके लिए कम होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमें इससे रिलेटेड क्या याद रखना है कि यदि n+l की वैल्यू सेम हो, यदि n+l का मान समान हो तो तब क्या होगा, जिसके लिए n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो जिसके लिए n का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। ठीक है ना, दो कंडीशन ध्यान रखना। कब, यदि n+l दोनों क्या है, बराबर है, यदि n और l क्या है, फर्स्ट का n+l भी सेम है और इसका भी n+ सेम है, तो यदि जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसी में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। पहले बोर-बेरी के पॉइंट याद रखना। इन्होंने क्या कहा कि किसी उपकोष में ऑर्बिटल n+l मान के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं, और उसके बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, फिर उसके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, जिस सब सेल के लिए n+l का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में प्रवेश करेगा, ये कहा। यदि n+l की वैल्यू सेम हो तो जिसके लिए n का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। ठीक है, अब कैसे समझे, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, जिसमें लिखा है कि निम्न में से कौन से उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी, कौन से उपकोष की ऊर्जा कम होगी। हम पे ऑप्शन दिए होंगे 5s, 5p, 4d, 6s, इस तरीके से हम पे ऑप्शन होंगे। अब हमें पता करना है कि किस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा, तो हमें निकालनी इनकी एनर्जी। ठीक है, और किसके थ्रू निकालने में, n+l रूल की रिस्पेक्ट में। 5s की हम बात करेंगे तो इसमें n क्या है, 5 है। n+l रूल की जब हम बात करते हैं तो n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो कितना है 5, और उसके लिए s सब सेल के लिए l की वैल्यू होती 0, तो मतलब क्या निकल गया 5। 5p की हम बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें भी 5, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि स्टार्ट होती है 0 1 2 3 से, s p d f से, तो p के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो कितना निकल जाएगा 6। 4d है एक,
इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और डी की वैल्यू होती है डी के लिए 2, तो कितना निकलेगा 6। नेक्स्ट हमारा 6s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 और s की वैल्यू 0 होती है एल के लिए, है ना, तो 6 निकल गया। तो एनर्जी किसकी कम होगी, 5s की। तो मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 5s में, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। दूसरा यदि क्या ध्यान रखना, यदि हम पे पूछे जाए इस टाइप के ऑप्शन 5s 5p 3d कि निम्न में से कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा, क्या बोलेगा कि निम्न में से किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा। तो अब इसमें n+l की वैल्यू तो सेम है सब में, है ना, तब देखना है जिसके लिए n का मान सबसे कम होगा। तो n सबसे कम किसके लिए है, 4d के लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। इसके बाद जो ऑफ का प्रिंसिपल था जिसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं, उसमें ये रूल भी अप्लाई होंगे। फर्स्ट कौन सा था हमारा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें इन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट उनका क्या था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी। सेकंड लॉ आया था हंस रूल, जिसमें क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में तभी पेयरिंग होगी जब किसी सब सेल के जब सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएंगे। और उसके बाद था n+l रूल, और n+l रूल क्या कहता है कि जब n+l का मान जिसके लिए कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाएगा। यदि n+l की वैल्यू सेम है तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। तो ये सब उससे था। अब जो आवो प्रिंसिपल है उसमें सिर्फ एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको रटना नहीं है। उसको याद कैसे रखना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, नेक्स्ट आएगा 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, नेक्स्ट आएगा 6s 6p 6d 6f, और लास्ट में एक लिख देते हैं 7s। ये हमें ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉन किसमें पहले प्रवेश करेगा, किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है। ऐसे इसका एरो स्टार्ट होगा ऊपर से इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है ना, फिर यहीं से जाएगा इधर 2s में, और 2s से फिर कहाँ आएगा 2p में, और 2p से आएगा 3s 3s से फिर आता 3p में, 1s2 3p में, 3p से 4s, और फिर जाता 3d में, 3d से आएगा फिर 4p में, 4p से 5s में, और 5s से आता फिर यहाँ पे 4d में, और 4d से जाएगा 5s में, सॉरी 5p में, फिर जाता 6p, और फिर यहाँ से वापस आएगा हमारा 4f में। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4f में प्रवेश करेगा, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s में जाएगा, और उसके बाद इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएगा 5f में, है 5f से 6d में, इस तरीके से 8s में प्रवेश करेगा। तो ये हमें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो यही हमें ध्यान रखना है, और इसके थ्रू जो n+l रूल था उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है ना। तो इसमें देखना, अभी हमने बताया था इक्वेशन 5s, जिसमें क्या था 5s 5p 4d, और हमने लिखा था एक 6s लिखा था। तो इसमें हमने कहा इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, तो उसमें किस में जा रहा था इलेक्ट्रॉन 5s में पहले जा रहा था। फिर हमने क्या कहा था 4d 5p और 6s,
इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जा रहा था, डी में। तो यही था आव का प्रिंसिपल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इससे कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना था। थैंक यू।